14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी देश भर में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 13 से 25 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिसमें 13 अप्रैल को जितनी जगह पर अंबेडकर की प्रतिमा है, उनकी साफ सफाई की जाएगी। देर रात दीप उत्सव किया जाएगा। 14 अप्रैल को सभी जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही माल्यार्पण किया जाएगा। जिन जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है, वहां पर फोटो लगाकर उनका माल्यार्पण किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का वाचन कार्यक्रम के बाद किया जाएगा। लोगों के बीच में कांग्रेस बनाम भाजपा विषय को कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच रखा जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बीजेपी के अनुसूचित बस्तियों में जाकर हर घर के चौखट तक पहुंचने की कोशिश होगी। इस बात की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया और उनका सम्मान किसने किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा उनके साथ छलावा किया और धोखा दिया। उसके लिए 13 तारीख से लगा करके 25 तारीख तक पूरे मतपेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 13 तारीख को हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की उनकी स्टैच्यू बनी है, वहाँ की सफाई व्यवस्था की जाएगी। शाम को वहाँ पे इसमें दीपांजलि का कार्यक्रम भी होगा। दीपांजलि के साथ साथ उसके बाद 14 तारीख को मतपेश के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा। उनको पुष्पांजलि अर्पित किए जाने का कार्यक्रम किया गया है। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान 13 से 25 अप्रैल तक बीजेपी चलाएगी अभियान। 14 अप्रैल को दलित बस्तियों में होंगे आयोजन। अंबेडकर की प्रतिमा पर जलाएंगे दीप। 15 अप्रैल तक अनुसूचित बस्तियों में पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बाबा साहेब के सम्मान और अपमान पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की आबादी में दलित वोटर्स की संख्या करीब 80 लाख। मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अंबेडकर सम्मान अभियान चलाकर सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा सम्मान किया, उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और संस्थान बनाए, लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। यदि वो अंबेडकर का सम्मान करना चाहती है तो इंदौर शहर का नाम उनके नाम पर रखे, क्योंकि इंदौर के महू में उनका जन्म स्थान है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर कई सारी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, आप देखें कई सारे बड़े बड़े संस्थान इस देश में स्थापित किए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संस्थान किसके नाम पर ला रही? कभी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, कि जिनके योगदान को आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा देश में कि उन्होंने किया क्या है। लेकिन हाँ, अगर कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इंदौर शहर का नाम बदलिए, तो हम समझें। बहरहाल भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इसके केंद्र में है दलित वोट बैंक, जिसे अंबेडकर के बहाने एक बार दोनों ही पार्टियां साधने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सम्मान पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर सम्मान अभियान पर कांग्रेस को क्यों है आपत्ति? क्या अभी से कांग्रेस को सताने लगा 2028 और 29 का डर? क्या कामयाब होता नहीं दिख रहा राहुल गांधी का संविधान बचाओ का फॉर्मूला? अंबेडकर सम्मान अभियान से भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या से, जयंती के शुभ अवसर पर 13 से 25 अप्रैल तक एक अभियान चला रही है। उसका नाम है भीमराव अंबेडकर सम्मान। कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कवायद है। इनकी प्रशासनिक निर्णयों में, इनकी सरकार के निर्णयों में यह परिलक्षित नहीं होता, लेकिन सांगठनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ये गुण गाते हैं।
भीमराव अंबेडकर सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है वो अपनी जगह है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना ही चाहिए। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान था, उनकी जो मूल भावनाएं थीं, उनको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं, जिन पर उनकी सहमतियां असहमतियां थीं, आज दोनों राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से उनके उन संस्मरणों पर भी ध्यान देना चाहिए और राजनीति से इतर लोकहित और जनहित के जो निर्णय हैं उन पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन लोकहित और जनहित के निर्णय पर चर्चा एक तरफ हो जाती है, वोट बैंक प्रभावित ना हो यह प्रमुखता से सामने आता है। कांग्रेस भी अभियान चलाए, कांग्रेस की तरफ से एक मांग रख दी गई है कि इंदौर का नाम बाबा साहेब के नाम पर रख दिया जाए। कुल मिलाकर यह 13 से 25 अप्रैल तक जो अभियान चलाया जाएगा उसमें यह भी स्पष्ट है कि उनके सम्मान और अपमान पर भी बात की जाएगी। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार चुनाव हराया, कांग्रेस भले ही पलटवार करे कि वोट बैंक की राजनीति है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम साहब, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोहिया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पैगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लोहिया जी, ये 13 से 25 अप्रैल तक जो अभियान आप चला रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या से 25 अप्रैल तक चलाए जाएंगे, दीप उत्सव किया जाएगा, सभी जगह जो है माल्यार्पण किया जाएगा, संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। कांग्रेस कह रहे हैं इसकी जो आपकी जो मंशा है वो पवित्र नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब को सही मायने में सम्मान दिया, ये कांग्रेस का कहना है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, कांग्रेस क्या सोचती है वो तो बहुत द्वितीय बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ का भी कार्यकर्ता जो होता है उसे मालूम है कि 6 करनीय कार्य है उसके वर्ष भर में, उसके बूथ पर आवश्यक रूप से 6 करनीय कार्य करने हैं। उनमें से एक है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाना, और ये हमारे लिए नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई कारण नहीं होता है कि अभी हम कोई किताब हाथ में लेकर चलते हैं तो ये करना है तब नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हमें बाबा साहब का सम्मान हमेशा करना, निरंतर करना। एक बात और, जो आपने कांग्रेस पर का प्रश्न उठाया, तो कांग्रेस पार्टी तो केवल बातें करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल चुनाव हरवाने का काम नहीं किया मुंबई से और भंडारा से। इसके बाद 1987 में राजीव गांधी जी मध्य प्रदेश आए, इसी महू में उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सम्मान में यहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, मगर वो कभी नहीं हुई। उसके बाद वो अवसर भारतीय जनता पार्टी को सरकार को मिला और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। बाबा साहब जिस मकान में रहकर पढ़े ब्रिटेन में, उस मकान को लेकर स्मारक बनाने का अवसर हमें मिला। हम नहीं कहते कि हमने बनाया है, उसका अवसर हमें मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पंचतीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ, और बाबा साहब को तो उस स्थान पर अंतिम समय में समाधि स्थल भी नहीं मिल पाया जहां नेहरू गांधी परिवार ने अपना राइट कर रखा है, जहां संजय गांधी तक का स्मारक है, वहां बाबा साहब को स्थान नहीं मिल पाया। अब दूसरी बात करता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, जो बाइट दे रहे थे कि हमने उनके नाम पर बहुत सारे संस्थान रखे हैं। नाम किसी का नहीं बताएंगे, नाम किसी का नहीं बताएंगे, केवल इससे भागने की कोशिश करेंगे। हमारा कहना यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माताओं में तो थे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब यह देश स्वतंत्र भी नहीं था तब इस देश का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशंस में कर रहे थे, वो वर्ल्ड बैंक में कर रहे थे, वो IMF में कर रहे थे। वो देश के सर्वश्रेष्ठ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक थे। वो एक समाजशास्त्री भी थे और वो एक चिंतक भी थे। और हमने बाबा साहब की बातों को सिलेक्टिवली नहीं लिया है, हमने कलेक्टिवली लिया है कि विभाजन के दौरान उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं धारा 370 संविधान में नहीं लिखूंगा, और इसके कारण मायावती जी ने 370 हटाने का समर्थन किया। तो ये वो बातें हैं कि कांग्रेस सिलेक्टिवली बाबा साहब का नाम लेती है, मगर उन बाबा साहब को भारत रत्न देना भूल गई।
1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने वो दिया, तो ऐसे जमाना नहीं चल रहा है। अब सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है, सबको मालूम है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया लेता हूँ, जनता नहीं प्रतिक्रिया रखती हो कांग्रेस का। प्रतिक्रिया लेता हूँ। संतोष सिंह गौतम साहब, ये आपके ऊपर समकक्षी आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, बहुत बड़े मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं हिंदुस्तान में, हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने कहा था कि फासिस्ट संगठन के लोगों की विशेषता होती है कि उसके नेता अलग अलग सुरों में बात करते हैं। लोया जी का सुर अलग है, आज के भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का सुर अलग है। लेकिन हमने संसद में देखा कि किस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उनके मन में जरा सा भी सम्मान नहीं था अंबेडकर जी के प्रति। उन्होंने ये कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो भगवान मिल जाते। मेरा ये कहना है कि अंबेडकर उन तमाम लोगों के लिए भगवान ही थे जिन लोगों को मनुवादी जो संस्कृति है उसने दबा कर रखा था, जिसके कारण बाबा साहब को अपना धर्म बदलना पड़ा, बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। वो लोग कौन थे? वो लोग मनुवाद को मानने वाले वो लोग थे जिनका शुरू से विरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते आए हैं। ये कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं है जिसने बाबा साहब का अपमान किया था। बाबा साहब को बांट के, महाराष्ट्रियन शब्द है जिसका अर्थ होता अपवित्र, ये कहने वाले थे सावरकर। और बाबा साहब को लिलीपुट कहने वाली थी संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर। उन्होंने जैसे ही 26 जनवरी 1949 को संविधान पूरा हुआ तो 30 जनवरी के अंक में, 30 नवंबर के अंक में, 30 नवंबर 1949 के अंक में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि ये भारत का संविधान ऐसा है जिसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और मनुवाद को ये बताया गया कि वेदों, ये सावरकर जी ने कहा कि वेदों के बाद यदि सबसे कोई पवित्र पुस्तक है तो मनुवाद, मनुस्मृति। और उसी मनुस्मृति का हमेशा से जो है प्रतियां जलाने का काम बाबा साहब ने किया, क्योंकि वो मनुस्मृति सामाजिक विभाजन की सबसे बड़ी दस्तावेज थी और उसके कारण अम्बेडकरवादियों ने उनके पुतले जलाए। लेकिन उसके विपरीत जो आरएसएस की विचारधारा थी वो संविधान की प्रतियां जला रही थी, वो बाबा साहब के पुतले जला रही थी। ये कहने में लोया जी को शर्म आती है कि हमारी विचारधारा अंबेडकर के पुतले जला रही थी। जहां तक कांग्रेस के द्वारा उनको चुनाव हराने की बात थी, वो चुनावी प्रक्रिया थी। अंबेडकर जी उसमें अगर चुनाव नहीं जीते, उसके बाद कांग्रेस ने ही उनको राज्यसभा दिया, वो कानून मंत्री बनाए गए। अगर सहिष्णुता का वो युग नहीं होता, नेहरू का युग, तो आज का मोदी युग यदि होता, अमित शाह का युग होता, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंबेडकर को कभी भी बनाया जाता कानून मंत्री चुनाव हारने के बाद में? ये राज्यसभा में उनको लिया गया, उनको देश का कानून मंत्री बनाया गया। ये सब कांग्रेस की सरकारों ने किया। ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है। ये कह नहीं सकते कि सावरकर ने उनको बांट के कहा था, ये कह नहीं सकते कि ऑर्गेनाइजर उनको लिलीपुट कह रहा था। और बाबा साहब के बारे में गोलवलकर और सावरकर के विचार क्या थे, आरएसएस के विचार क्या थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। संविधान की प्रतियां जलाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके बारे में इनके विचार क्या थे। अंबेडकर जी के पुतले जलाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके विचार क्या थे। क्या ये बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कानून मंत्री बनाया था? आज प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यदि उस समय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यदि अंबेडकर थे, अगर आज का युग होता तो मोदी कभी उन्हें नहीं बनाते। लेकिन वो नेहरू की सहिष्णुता का युग था, वो अंबेडकर के लोग थे जिन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आप सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस चीज को पूरा कीजिए। तो इन सब चीजों को बताने की बजाय ये भूल जाते हैं। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को ये सब बातें नहीं करना चाहिए। अंबेडकर तो ठीक है, लेकिन इनको ये कहना चाहिए कि हम ये कसम खाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज के बाद किसी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब नहीं करेगा, किसी दलित के चेहरे पर मल नहीं पोतेगा, इसकी हम कसम खाते हैं। और हमें सौगंध है अगर आज के बाद ऐसा कोई करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। जो हमने लगातार देखा है कि किस प्रकार वो महाड़ का जो आंदोलन हुआ था, जो पानी पीने के लिए महाड़ के तालाब पे जो आंदोलन किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो किसके खिलाफ था? वो मनुवादियों के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। और वो मनुवादी कौन है? आरएसएस की विचारधारा। इसमें कहीं कुछ शक है? आप बताइए नवीन। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं यह बात धर्मेंद्र जी से पूछता हूं। राहुल जी संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, संविधान बचाओ कहते हुए मुखर हैं, संसद में हर जगह वो संविधान की पुस्तक हाथ में लिए हुए दिख जाते हैं। और संविधान रचयिता के सम्मान में 13 से 25 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या से बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर भीमराव अंबेडकर सम्मान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ये सम्मान चला रहे हैं। अंबेडकर जी की बात राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और अंबेडकर जी की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। चूँकि वोट बैंक के दृष्टिकोण से भी देखा जाए और स्वीकार्यता के लिहाज से भी देखा जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इस
देश की राजनीति के एक कहना चाहिए बड़े महत्वपूर्ण घटक हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनकी प्रासंगिकता हर दृष्टिकोण से रहेगी। तो अब ये जो कांग्रेस को इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग जाएंगे। कांग्रेस का इस पर क्या एक्शन प्लान रहेगा? क्या ये संविधान बचाओ का पलटवार है? निश्चित तौर पर यदि कोई भी काम जो कि 70 सालों में नहीं हुआ और कोई भी रचनात्मक काम किया जा रहा है और कोई भी राजनीतिक दल करे, तो उसको सीधे वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के सम्मान में उनकी प्रतिमाएं धो रही है, वहाँ दीप जला रही है, चौराहे चौराहे पर उनके फ़ोटो लगा रही है, उत्सव मना रही है, तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को या हर भारतीय नागरिक को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया। क्योंकि अंबेडकर जी ने इस देश में न केवल छुआछूत के खिलाफ, बल्कि इस देश में विधवा विवाह नहीं होता था, पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति थी। हिंदू कोड बिल का उन्होंने समर्थन किया, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, संसद में लड़ाई। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध भी किया। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध भी किया और समग्र रूप से वो भारत के में सामाजिक सुधार चाहते थे। एक बात और मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव नहीं हराया, 3 बार हराया। पहली बार जब 1946 में संविधान सभा सदस्य का वो चुनाव लड़े मुंबई से, तो कांग्रेस ने उनको वहाँ से नहीं जाने दिया, कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। फिर वो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीते और संविधान सभा में सदस्य बने। लेकिन जब 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो वो मुंबई से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने कम्युनिस्टों की मदद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराया। वो लोकसभा में नहीं जा पाए। वो बंगाल में राज्यसभा में गए, तो जैसे कि हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र बता रहे हैं, उसमें राज्यसभा में उनको भेजने में मुस्लिम लीग ने सहयोग किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पर है। फिर भंडारा में उपचुनाव हुआ, भंडारा के सांसद की मृत्यु के बाद, तो एक बार फिर उन्होंने लोकसभा में जाने की इच्छा जाहिर की। फिर कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और भंडारा से फिर वो लोकसभा चुनाव हार गए। तो अंबेडकर जी को कांग्रेस ने 3 बार चुनाव हराया, 1 बार संविधान सभा का और 2 बार लोकसभा का। दूसरा, शशि थरूर जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने किताब लिखी है अंबेडकर आ लाइफ। उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की 2 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, 2 बार गोलमेज पे बैठे और उनके मतभेद थे। और जब पहली मीटिंग हुई तब अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शशि थरूर की जो किताब है अंबेडकर आ लाइफ, उसमें लिखा है कि अंबेडकर जी ने कहा कि कांग्रेस का दलित प्रेम सिर्फ औपचारिकता है। तो और आपको देखिए कि यदि अंबेडकर जी से कांग्रेस को प्यार था, मैं कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, अंबेडकर जी भारत रत्न के हकदार थे या नहीं थे, इसका फैसला इस देश की जनता को करना चाहिए। वो कब हुआ? नेहरू जी को जीते जी मिल गया। अंबेडकर जी तो 1956 में स्वर्गवासी हो गए। तो अंबेडकर जी को कब भारत रत्न मिलना चाहिए था? हम बोलते हैं भारत में संविधान के निर्माता कौन है? जी, अंबेडकर जी हैं। जी। आज जो भी बहुत सारे कानून हैं जिनको हम देखते हैं, जो बहुत सही कानून है, तो किसने प्रावधान लाए? स्वाभाविक है, संविधान सभा थी, लेकिन उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। और ये बात कि सब अंबेडकर जी को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, तो कांग्रेस ने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया था। तो वो उस टाइम की ज़रूरत थी। वो आपने कोई अंबेडकर जी को मंत्री बनाकर कांग्रेस ने या किसी भी व्यक्ति ने कोई एहसान नहीं किया था। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि यदि अंबेडकर जी के सम्मान में कोई कार्यक्रम हो रहा है, इस देश की जो नई पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ियां हैं जिनको अंबेडकर जी का योगदान नहीं मालूम है, उसके लिए ये रचनात्मक प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस अनाउंस करती। संतोष जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, धर्मेंद्र जी ये बताना भूल गए कि आरएसएस ने उनको कानून मंत्री बनाया था, कांग्रेस ने नहीं बनाया था। आरएसएस ने बनाया था उनको कानून मंत्री। आरएसएस ने उनके लिए सब कुछ किया, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। और एहसान तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सराहना भी नहीं हो सकती इस विषय में कि उन्होंने कानून मंत्री बनाया था। क्योंकि जबकि इतना पूर्ण बहुमत के बाद अगर मोदी की सरकार होती, मैं नहीं समझता कि वो अंबेडकर को बनाती मंत्री। तो जो सहिष्णुता की भावना है उसकी अगर सराहना नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ फिर तो कोई बात रही नहीं जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी का सम्मान कानून मंत्री नहीं, लेकिन इनका कहना ऐसा है कि जैसे देखिए वो आपके सुरजेवाला जी हैं, 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, लेकिन उनकी प्रासंगिकता रहती है तो आप उन्हें
पार्टी में राज्यसभा से लाते हैं, अब सरकार होती तो मंत्री भी बनाते, कई राज्यसभा के, तो एक मतलब ये इसको सहिष्णुता की जगह ऐसा इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं लेते कि नहीं बाबा साहब की जरूरत थी, भाई ठीक है। नहीं नवीन जी मैं तो कह रहा हूँ, अरे सुनिए आप, मैं तो वही कह रहा हूँ, बाबा साहब की जरूरत थी तो हमने लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इसलिए लिया कि हम देश में ये वातावरण नहीं जाए कि विपक्ष को कांग्रेस दबाना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो क्या मोदी और शाह की सरकारें होती तो ये कर सकती थी? मैं नहीं मानता कि ये जितने असहिष्णु लोग हैं जो विपक्ष की आवाज जब सरकार के विरुद्ध कोई कहता है तो उसको देश के विरुद्ध आवाज कह देते और उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे डल जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक मूल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र में। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी सहिष्णुता और सहानुभूति और दूसरों के प्रति जो सम्मान है वो सीखना पड़ेगा कांग्रेस से। और आरएसएस के लोग इस बात पर कोई जवाब नहीं देते कि क्या बांट के कहा नहीं गया था सावरकर के द्वारा उनको, क्या आरएसएस ने उनको लिलीपुट नहीं कहा था? मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते, इसका जवाब दीजिए लोया जी उंगली उठाए हुए बहुत देर से बाबा साहब के विषय पर बहुत देर से वो अपनी उंगली खड़ी किए हुए बोलना चाहते हैं, बोलिए जी। देखिए नवीन जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि ये बार बार अब सूचना ये है कि बाबू जगजीवन राम जी की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि ये संविधान सभा में नेहरू जी उनको लेने तैयार नहीं है, तो बाबू जगजीवन राम जी ने महात्मा गांधी जी से आग्रह कर उनको संविधान सभा में शामिल कराया था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। दूसरी बात, जिन दलितों की बात कांग्रेस करती है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आईना कैसा है। नेहरू जी ने जिंदगी भर अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पूरे जीवन बाबू जगजीवन राम का अपमान किया। फिर राजीव जी का समय आया और उस समय के सबसे बड़े दलित नेता टी अंजैया को कांग्रेस छोड़ना पड़ी, और उसके बाद सोनिया गांधी जी का युग आया और सीताराम केसरी के कपड़े तक फाड़ दिए गए सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने। उसके बाद युग आया ये राहुल जी का, और ये राहुल जी के युग में क्या हो रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक जिला अध्यक्ष से नहीं मिल सकते अगर राहुल गांधी जी साथ नहीं है तो ये असल में अधिकारों पर अतिक्रमण करना और अधिकार किसी को डेलीगेट ना करना, ये जो नेहरू गांधी खानदान की आदत है ये कांग्रेस ने किया। और उसके बाद एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है आज आप उस लीगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को आपने उनके कार्यकाल में ही स्वयं को भारत रत्न दे दिया, उसके योग्य आपने नहीं समझा, समाधि स्थल के योग्य नहीं समझा, एक यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं समझा, देश के किसी विशिष्ट स्थल का नाम उनके नाम रख दे इसके योग्य नहीं समझा। और आज जब देश में जागरूकता आई है, सूचनाएं लोगों पर पहुंची हैं, तब आपने भय के कारण बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया है। हमने आस्था से लिया था, आप डर से ले रहे हैं, मगर ये डर अच्छा है। बाबा साहब का सम्मान करना। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही अकेले क्यों ना हो या फिर सावरकर जी हो, जिस भी व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी में सामाजिक सुधारों में कोशिश की है, सामाजिक सुधारों के लिए लड़ाई लड़ी है, एक फिल्म आई है सर सावरकर जी पे, उसका जो चरित्र अभिनेता है वो रणदीप हुड्डा, तो कहीं मैंने उनका एक वीडियो सुना तो उन्होंने बड़ी अच्छी से बात कही कि चूंकि एंकर भी वही पूछ रहे थे कि इनको तो अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था और अंग्रेजों का सूचना वाहक कहा जाता था, अंग्रेजों का समर्थक कहा जाता, तो वहाँ रणदीप हुड्डा ने चूंकि उनका चरित्र जिया और इतना उन्होंने अपना वजन वगैरह कम किया था, बहुत डेडिकेटेड होकर वो फिल्म करी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सब चीज़ें मैंने आपकी मान ली, बस ये बताइए कि क्या इसके एवज में उन्हें काला पानी की सजा हुई? बरसों जेल उन्होंने क्या इस वजह से काटी कि वो उनके सूचना वाहक थे, उनके पैरोकार थे? एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। एक अंधेरी कोठरी में एक व्यक्ति रहा, कोल्हू के बेल की तरह उनको कोल्हू की बेल की तरह रखा गया, उनको तमाम यातनाएं दी गई। कांग्रेस को उसमें हंसने की बात नहीं है गौतम जी। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ ना इसका बहुत सीधा जवाब है धर्मेंद्र जी। सावरकर जी का योगदान, पानी की सजा काट रहे थे, सावरकर जी का योगदान भगत सिंह जी के योगदान से कम नहीं, लेकिन माफीनामा केवल सावरकर ने लिखा, ये भी बताना चाहिए। जी जी जी, अब सुनिए अब अंतिम प्रतिक्रिया देने दीजिए। लोया जी अंतिम, आप बिना हंसे और उसकी परवाह किए सर, आप तो सावरकर जी का योगदान भगत सिंह जी से कम नहीं। सुनिए, सच्चाई
आप देश की आजादी में प्रतिक्रिया सुनिए, आप प्रतिक्रिया सुनिए संतोष जी लोहिया जी, बहुत माफी, बहुत राजनीतिक विचारधारा छोड़ दीजिए जी। जिस भी व्यक्ति ने वो किसी भी उसकी विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल से बाद में मिली हो, यदि उस व्यक्ति ने देश की आजादी में योगदान दिया है, उसने यातनाएं सही हैं, उसने संघर्ष किया है, तो वो सावरकर जी हो या भगत सिंह हो, आप फिर भगत सिंह जी को कम्युनिस्ट कह के आप नकार थोड़ी सकते हैं। सावरकर जी को आप हिंदू महासभाई कह के कैसे नकार सकते हैं? या अंबेडकर जी को आप बोल के साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे इसलिए हम अंबेडकर जी को सम्मान नहीं देंगे? जिसने भी, हम तो बोल रहे हैं नेहरू जी का भी, जिसने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया है उस सबका सम्मान सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। मैं आप सावरकर जी को बोलें कि ये है ऐसा किया उन्होंने वैसा किया, नहीं। सावरकर जी का जो योगदान है, अंबेडकर जी का योगदान है, जो भगत सिंह जी का है, उसका सम्मान पूरे देश को और हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। आप क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक राजनीतिक विचारधारा का विरोध करने के लिए सावरकर जी को गाली देकर या आप पूरे स्वतंत्र वीरों सभी का अपमान कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को बचना चाहिए और कांग्रेस को ये देखना चाहिए। आपने अजीत सावरकर जी को अपमानित किया तो आपके महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? मैं सिर्फ पूरे देश की बात नहीं कर रहा, आप तो महाराष्ट्र की देखिए। महाराष्ट्र में आपकी फुल फ्लेश सरकार हुआ करती थी। धर्मेंद्र जी में खाली सावरकर जी का राज्य है ना वो। को भी कोई सीख देंगे क्या कि नेहरू जी का अपमान न किया करे? वो उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ना, अभी का नेहरू जी का भी उन्होंने नाम लिया, अभी का, अरे नेहरू जी का कहा, अरे सुनिए, अंतिम प्रतिक्रिया चर्चा समाप्त। लोहिया जी संतोष मैंने जिक्र किया, आपने सुना नहीं? नेहरू जी का कहा, जी जी सर, अंतिम प्रतिक्रिया। नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, भीमराव अंबेडकर हो, सावरकर जी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी का जो भी, उसके बाद वो किस राजनीतिक दल में रहे या उनकी विचारधारा को किसने हाईजेक किया, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आजादी के आंदोलन में जिनने योगदान दिया आपको उनका सम्मान करना चाहिए, वो कोई सी भी राजनीतिक दल हो। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो अभी गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को अपनाना है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। आप संविधान लेकर निकले तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है और इसमें जनता के पास जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि वो जिन मुद्दों को लेकर जा रही है उन मुद्दों में उनके सम्मान, अपमान, उनकी मूल भावना, उनसे जुड़े संस्मरण, उनसे जुड़े दस्तावेज सब सार्वजनिक करेगी, दीपक जलाएगी, कार्यक्रम आयोजित करेगी, विचार गोष्ठियां होंगी, एक बड़ा विचार प्रवाह होगा। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ कहने भर से काम नहीं चल जाएगा, कांग्रेस को भी वैसा ही मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर इसमें देर करी कांग्रेस ने तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि वोट बैंक भी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि आप जब अपना पक्ष ही रखने नहीं जाएंगे, मीडिया चैनल्स में या कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल मूव, ये सोशल इवेंट क्या राजनीति में क्या रुख दिखाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।